ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। और आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा। यूँ तो मैंने आपसे बहुत अहम सवाल पूछे हैं, उन अहम में भी एक अहम सवाल, हजका के 5 विधायकों, दल बदल विधायकों वाले मामले में आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं जल्दी फैसला करूंगा लेकिन जल्दबाजी में नहीं करूंगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कानून की एक व्यवस्था है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है कि जस्टिस हरीड, अगर न्याय में जल्दबाजी हो जाए, जल्दी तो होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आज मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन इस केस का एविडेंस कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद इस केस का फैसला किया जाएगा। एविडेंस कंप्लीट करना मेरे हाथ में नहीं है। कानून को समझने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि एक व्यक्ति अपने पक्ष में कितने गवाह ला सकता है, इस पर कहीं नहीं कहा गया है। अब 75 गवाह हैं इस केस में, एक पक्ष ने उनके नाम दिए हैं। अब उन 75 गवाहों को अगर मैं कहूं कि मैं नहीं एग्जामिन करूंगा, ठीक है, तब भी न्याय नहीं है। तब भी न्याय नहीं है। और उनको एग्जामिन भी करूंगा तो एक गवाह को एक दिन में 3 से ज़्यादा गवाह 3 घंटे की सिटिंग में नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अलावा जो मीटिंग्स रहती हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके प्रति मेरी एक जिम्मेदारी भी है। केवल मात्र मैं इस मुकदमे के निपटान में लगा रहा हूँ। और ये कहा जाता है कि आप कुछ भी चूक सकते हैं लेकिन अपनी विधानसभा में जाना नहीं चूकते। नहीं चूकता हूँ मैं उसको, क्योंकि जिस काम को जो मेरे को सौंपा गया है उस काम को मैं अपने प्रभावी ढंग से करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी राजनीतिक विरासत से संबंध रखता हूँ जो राजनीतिक मूल्यों को सर्वोच्च मानती है, जो लोकतंत्र में गहरा विश्वास रखती है। ये मेरी पृष्ठभूमि है और मैंने अपने पिता पंडित चिरंजीलाल शर्मा से राजनीति की बारीकियां भी सीखी और उसके हाई कैरेक्टर को भी मैं समझता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ स्वयं को भी और जो कुछ हो रहा है उसको भी, क्योंकि दुष्यंत ने कहा है पीड़ पर्वत हो चली है, ये बर्फ पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलने की। ये सूरत जो है, जो बिगड़ती जा रही है, जिसका चेहरा विकृत हो रहा है, जो धूमिल हो रही है, इतने गरिमामय सदन की के महत्व को कम किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मूल्यों को समझने वाला और लोकतंत्र की गरिमा को समझने वाले व्यक्ति को दुख होता है। इसलिए मैं एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, इसको बदलना चाहता हूँ, इस व्यवस्था में बदलाव लाना चाहता हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि दल बदल वाले मामले में आपके यहाँ नहीं, कहीं पर भी जब तक विधानसभा का पूरा सेशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो फैसला नहीं आ पाता है। उसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, हरियाणा का पर केंद्रित मैं बात करना चाहता हूँ। हरियाणा में 1.25 साल से, मुझे 1 साल बने हुआ है अध्यक्ष, और मेरे से पहले करीबन 1.25 साल पहले से ये मामला अदालतों में चला गया, वहाँ से स्टे हो गया, वहाँ से एक ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर को फिर डिवीजन बेंच ने स्टे कर दिया, वहाँ से एक फिर ऑर्डर आ गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। तो ये इश्यूज़ जो कानून में स्पष्ट है कि इसका फैसला स्पीकर को करना है, उसको हर बार स्पीकर के परव्यू से निकालकर इधर उधर अगर उछाला जाएगा और फिर आरोप मुझ पर लगाया जाए कि जी स्पीकर तो डिले कर रहे हैं। मतलब ये कि मरीज की हालत खुद खराब कर देते हैं, दोष डॉक्टर को देते हैं। मैं इसके लिए ये निश्चित है कि अगर कोई डिले इसमें है, अगर कोई ढूंढ रहा है इसमें डिले, तो उनको देखना होगा कि डिले मेरी तरफ से नहीं, बल्कि बार बार कानून के दाव पेचों में और अदालतों के बीच में दौड़ता रेंगता ये इश्यूज़ जो हैं, ये कहीं ना कहीं इसको डिले करा रहे हैं और इसके केंद्र बिंदु को उभरने नहीं दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे इधर हो चाहे उधर हो,
चाहे पिटिशनर हो चाहे रेस्पोंडेंट हो, वो एप्लीकेशंस जब इसमें लगाते हैं, अभी लगा दी कि अभी कुलदीप बिश्नोई सदस्य नहीं है सदन के, इसका फैसला करिए। एक एप्लीकेशन लगा दी मेंटेनेबिलिटी का फैसला करिए। मैं कानून को जानता हूँ, 28 साल मैंने वकालत की है, भारत के संविधान को जानता हूँ, इसकी रक्षा करना भी जानता हूँ। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति के एप्लीकेशन पिटीशन देने के अधिकार को तो मैं नहीं छीन सकता हूँ, वो मेरे से पूछ के थोड़ी देखे जाता। बिल्कुल सही है। अगले दिन एक एप्लीकेशन ले आए, जनाब ये इशू एक नया आया है, इस पर आप व्यवस्था दीजिए। ऐसी 4 या 5 एप्लीकेशंस का फैसला मुझे करना पड़ रहा है, विषय से अलग हट गए हैं। पहले लोकस डिसाइड करिए, लोकस स्टैंडाई रहा ही नहीं है, जिस व्यक्ति ने चैलेंज किया था वो विधायक नहीं है। इस प्रकार की बातें जब सामने आती हैं तो उन विषयों पर भी मुझे देखना पड़ता है, और ये डिले का कारण सिर्फ वो तो राजनीतिक भाषा है। आपके विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए एक नई परंपरा बनी है, हालांकि वो गैर कानूनी नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं है, लेकिन परंपरा हटकर है। इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि जनरल सिंह को दिल्ली बुलाकर शपथ दिलाई गई, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उनको विधानसभा में शपथ नहीं दिलाई जा सकती थी और दिल्ली में शपथ दिलानी जरूरी थी? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा में जब भी इंटीमेशन आती है कि फलां सदस्य इलेक्ट हो गए हैं, तो विधानसभा का अध्यक्ष उनको इंटीमेट करते हैं कि आप शपथ अब भी ले सकते हैं और जब भी ले सकते हैं, जब चाहे। जब हमने इस प्रकार की सूचना उनको दी तो जर्नैल सिंह ने कहा कि मैं तो शपथ ले लूँगा। मेरे पिताजी उस समय मेडिसिटी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, और उनके बेड साइड को छोड़ के चंडीगढ़ जाकर वो शपथ दिलाना और फिर वापस शाम को आना मैं नहीं चाहता था। उसके हालांकि शपथ दिलाने के कुछ दिन बाद स्वर्ग सिधार गए। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये शपथ मैं दिल्ली में दिला सकता हूँ, हरियाणा भवन हरियाणा ही है, तो इसलिए ये शपथ इन कारणों की वजह से यहाँ पर दिलाई गई। साथ में रेणुका बिश्नोई को क्यों नहीं बुलाया गया था? उनको इंटीमेशन दी गई थी, उनको टेलीफोनिक मैसेज भी दिया गया था, खुद उनसे बात हुई थी, मेरे सचिवालय ने लिखकर भी भेजा था। और अब भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब भी उनको लिखकर भेज दिया गया था कि आप समय बता दीजिए कि आप कब शपथ लेंगे। तो उन्होंने कहा हम 11 बजे लेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी जानी चाहिए, सिर्फ एक ही कारण था कि मैं अपने फादर के बेड साइड को छोड़ना नहीं चाहता था, और जर्नैल सिंह शपथ लेना चाहता था, विधायक माननीय विधायक लेना चाहते। एक और मुख्य बिंदु इस विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि महिला सदस्यों के प्रति आदर से जिस तरह प्रकार बोलना चाहिए, जिस प्रकार से ऑनरेबल मेंबर्स को एक दूसरे के माननीय सदस्य कहकर बुलाना चाहिए, कहीं ना कहीं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ कि महिलाओं को पता नहीं किस भाषा में बोला जा रहा है, तू कह के बोला जा रहा है, जो असंसदीय भाषा है। असंसदीय भाषा का प्रयोग ऐसे व्यक्ति करें जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके पास एक लंबा तजर्बा है, जिनकी 3-3 पीढ़ियां इस सदन में बैठी हों, और जो दूसरों से संसदीय भाषा की अपेक्षा करते हो, वो एक माननीय सदस्य को, एक माननीय मंत्री को, एक महिला को अभद्र भाषा में बोलें। और मैं ये समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, क्योंकि सदन में बैठकर सदन की गरिमा को ही जो भूल जाए, वो लोग भी तो चुनकर आए हैं, उनको भी तो लोगों ने चुना है। ये जरूरी नहीं कि कौन कितनी बार बना, ये महत्वपूर्ण है कि एक बार बनकर भी जिसने, वो भी जनप्रतिनिधि है, वो आप ही की तरह चुनकर आया। नहीं, आप ही की तरह चुन के आया। और ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 10 बार चुनकर आ गए हैं और आप लोकतंत्र से खिलवाड़ करते रहे, लोकतंत्र की परंपराओं से करते रहे। और ऐसा भी जरूरी है कि एक बार बनकर भी व्यक्ति एक ऐसी छाप सदन में छोड़ सकता है जो आने वाली संतानों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनते। तो लोकतंत्र में इन सदनों में जो प्रतिष्ठाएं घट रही हैं, जो गैर संसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं समझता हूं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता का विषय। फिर से लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।